हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंस सीखो विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जो हम फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स कर रहे हैं उसके 23 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी। आज डे 24 है ना। तो उसको आज करते हैं। मेनली आज थ्योरी ही है ज़्यादातर, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है। तो कंटेंट जो हमें मिलेगा वो मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, www.finansico.com। finansico.com कर देना, आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाना है तो फिर आपको फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स में जाना है। इसमें जाके आज आज हमारा डे 23 है ना, सॉरी डे 24 है रिस्क मैनेजमेंट। आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मेनली इसमें क्या है ना कि काफ़ी बंदों को स्टॉक मार्केट तो आ जाता है, लेकिन ये पता नहीं रहता कि रिस्क को मैनेज कैसे करें, कितना रिस्क लें, कितना जो रिवॉर्ड है उसको कितना लें। तो इससे आपको पता चल जाएगा। स्टॉक मार्केट मतलब रिस्क 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 तो हमेशा रहेगा, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं कौन कौन से रिस्क है। पहला तो है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या है ना कि कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं रहती, वो थोड़ा बहुत उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। कोई जब भी स्टॉक आप बाय करोगे ना तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहेगा, कभी आप प्रॉफिट में देखोगे, कभी लॉस में देखोगे। ओके, तो ये किस वजह से होता है? ये इनके इनके फैक्टर्स होते हैं। मार्केट सेंटिमेंट है, जो पॉलिटिकल इवेंट्स है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, इन सब चीज़ों से ये होता है। लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में क्या है ना, इसमें क्या है कि बाय और सेल करने के लिए ना स्टॉक कभी कभी मिलता नहीं है। मान लो छोटे स्टॉक ले लिया आपने, तो उसमें लिक्विडिटी कम होती है, जल्दी कभी बाय नहीं होते। उसमें आप ये देखो, कोई कोई शेयर में लिखा होता है ओनली बायर्स ओनली सेलर्स, तो उसमें क्या है ना कि ओनली बायर्स में सेलर सेलर नहीं होता, मतलब कोई बेचना नहीं चाहता। ओनली सेलर्स में कोई बायर नहीं होता, कोई खरीदना नहीं चाहता उस शेयर को, क्योंकि वो गिर रहा है, ठीक है। तो और कभी कभी क्या है ना कि जैसे मान लो आपने टारगेट प्राइस लगा रखा है, वहाँ पे लिक्विडिटी कम दिखेगी, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है कि मान लो कोई किसी कंपनी में आपने, तो उस कंपनी ने मिस कर दिया पेमेंट, जो भी उसने लोन वोन लिया था, तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट जो कंपनी का शेयर प्राइस है उस पर आ सकता है। ओके, तो एक तो ये रिस्क होता है। ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल एम्प्लॉयज ने कोई स्ट्राइक कर दी है ना, ऐसा कुछ आ सकता है जिससे फाइनेंशियल लॉस हो गया कंपनी को, जिससे उसकी वजह से फिर कंपनी के प्राइसेस गिर गए। पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। ये भी एक बड़ा रिस्क होता है। इसमें क्या है ना कि मान लो कोई भी कंपनी अगर ऑपरेशन अपना कर रही है, उसी में अपना बिजनेस कर रही है, तो मान लो कोई एक गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है उस बिजनेस से रिलेटेड, और एक गवर्नमेंट उसके उसके उसको उतना सपोर्ट नहीं करती, तो इससे क्या है ना, इससे मान लो गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो फिर से शेयर प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब स्ट्रेटजीज क्या है रिस्क मैनेजमेंट की? रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज ये सारी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लो। इसमें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। मान लो कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको 5 जगह पे इन्वेस्ट करो, 20-20 हज़ार करके। 1 लाख एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत कर दो, ठीक है। और कोशिश करो कि सेक्टर भी 5 अलग अलग हो। जैसे मान लो एक कोई बैंकिंग कंपनी में कर दी, मान लो एक्सिस बैंक के शेयर्स खरीद लिए बैंकिंग में। फिर दूसरा आपने कर दिया किसी और कंपनी में कर लिया, मान लो रिलायंस में कर दिया। फिर तीसरा आपने किसी सोलर एनर्जी वाले में कर दिए, है ना। ऐसे सेक्टर भी अलग रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। दूसरा जो पॉइंट है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स में क्या है ना, इसका मैं भी यूज़ करता हूँ। जैसे ज़ेरोधा में अगर आप ज़ेरोधा यूज़ करते हो तो उसमें एक जीटीटी का ऑप्शन आता है, तो आप बाय करते हो तो जीटीटी अगर लगा कर रखोगे ना, तो क्या है कि आप जो आपका जब स्टॉप लॉस तक आएगा ना शेयर, तो फिर वो अपने आप ही बिक जाएगा, सेल हो जाएगा अपने आप। तो इससे क्या है ना कि आपका लॉस जो है लिमिटेड हो जाएगा। तीसरा है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में क्या कि ये कहता है कि सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मत करो, वो बॉन्ड्स में भी करो, जिससे कि रिस्क कम रहे। चौथा पॉइंट है रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। कोई भी इसमें क्या है ना कि इसमें कोई भी शेयर खरीदने से पहले सबसे पहले आप रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस अच्छे से कर लो उस कंपनी का, उसके बाद उसमें पैसा लगाओ। रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या कहता है ना, इसमें ये कहता है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, टॉलरेंस, रिस्क जिसको बोलता है रिस्क टॉलरेंस, वो कितना है आपका, मतलब कितना आप रिस्क झेल सकते हो। मान लो अगर आपकी सैलरी 20,000 है,
तो 2000 तक का मेरे ख्याल से झेल सकते हो आराम से 10%। ऐसे ही आप अपना असेसमेंट कर लो, मतलब किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो 20,000 तक का लोग आराम से झेल लेगा। तो ये चीज़ है इसमें। रेगुलर मॉनिटरिंग का मतलब कि रोज मॉनिटरिंग मत करो। ये है कि हाँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार देख लो कि जो तुमने इन्वेस्टमेंट करी है वो ठीक चल रहा है या नहीं, तुम्हारे मुताबिक चल रहा है या नहीं, या उसमें चेंजेस करने हैं या क्या करना है, वो चीज़ आप देखते रहो, है ना। और पांचवा है, सॉरी, सातवां है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में क्या है ना कि जो आपने शेयर मार्केट पे पैसा लगाए हैं उसको छोड़ के उसके अलावा आप अलग से कैपिटल रखा करो, ताकि इमरजेंसी में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो, मार्केट तो 5 दिन चलता है, 2 दिन बंद रहता है, ठीक है। और शेयर अगर आज बेचते हो तो फिर वो नेक्स्ट डे आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए देते हैं। तो मान लो ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर पैसा आपको चाहिए होगा ना, उसे इंस्टेंट पैसा चाहिए होगा। तो इससे क्या करो ना कि आप एक अलग से, जैसे मान लो 1 लाख अगर आपने इसमें लगाए हैं स्टॉक मार्केट में, तो 50,000 इमरजेंसी फंड अलग से रखो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो कल को जाके। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही था। मेरे को नहीं लगता कि समझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं इसमें, थ्योरी ही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।